हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल जी आप सबका। तो पीजीबीपी को आगे बढ़ाएंगे। होपफुली इस लेक्चर से पहले पिछला लेक्चर आपने देख रखा है जिसमें डेप्रिसिएशन रेट डिस्कस हुए हुए हैं। आज डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में कैसे कंप्यूट होती है उसकी बात करनी है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि पीजीबीपी में अकाउंट्स वाले फंडे डेप्रिसिएशन के नहीं चलते। अकाउंट्स में जब आप अकाउंट बनाते थे, डेप्शन आपने फाउंडेशन में भी किया, +1 में भी प्लांट मशीनरी अकाउंट बनता था, टू बैंक होता था। फिर डेट देखते थे, फिर एंड ऑफ द ईयर तक कितना है, कभी 7 महीने की डेप्शन हो रही है, कभी 3 महीने की हो रही है, कभी फुल ईयर की हो रही है। फिर इन बिटवीन एसेट बेचा जा रहा है, भाई वो सब यहाँ पे नहीं है। ये अकाउंट्स से 1000 गुना ईजी है। मतलब अकाउंट्स में जो डिफिकल्टीज आती हैं डेप्शन में, वो इनकम टैक्स में है ही नहीं है। जो कल आपने रेट पढ़े थे वो डब्ल्यूडीवी रेट्स हैं, मतलब डब्ल्यूडीवी पे लगेंगे। और आपने देखा था कि ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह 15% प्लांट एंड मशीनरी एक जर्नल ब्लॉक है, तो अगर मेरे पास जनरल प्लांट एंड मशीनरी 100 भी हैं तो 100 की 100 उसी ब्लॉक में जाएंगी। फिर गाड़ी मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, मैं टैक्सी वाला नहीं हूँ, तो प्लांट एंड मशीनरी का अलग एक 15% ब्लॉक बन जाएगा कार के नाम से। ऐसी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग है, गोडाउन है, स्टोर है, 10% बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। अब उन ब्लॉक्स में डब्ल्यूडीवी कैसे निकालनी है, मैं क्या थोड़ा बहुत तो आपको बताएं। स्टडी मटेरियल में आप आ सकते हैं बेटा, पेज नंबर 227 पे। वहां डब्ल्यूडीवी बता रखा है कि डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या होता है ब्लॉक का। पहले बोला है कि डब्ल्यूडीवी पिछले साल की उठा लो, उसमें पिछले साल तक की डेप्शन माइनस कर दो। ये डब्ल्यूडीवी होती है जी 31 मार्च की। जब आप पिछले साल की डेप्शन लेस कर देते हो तो इसे हम 1 अप्रैल की डब्ल्यूडीवी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, यहाँ 31 मार्च की डब्ल्यूडीवी डेप्शन से पहले वाली वैल्यू को कहते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। अब पूरे साल में अगर आपने इस ब्लॉक के कोई एसेट खरीदे, वो ऐड करते जाओ। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। गुडविल वगैरह नहीं होनी चाहिए, गुडविल कोई डेप्रिशिएबल नहीं मानते। ओपनिंग वैल्यू आ गई, उसमें जी आपने ऐड कर दिया ड्यूरिंग दी अगर कोई एक्विजिशन किया है। अब इसमें से अगर आपको कोई पैसा आ रहा है, मनी रिसीव हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक, मतलब ऊपर ब्लॉक है तो उसमें मल्टी एसेट हो सकते हैं। अगर उसमें से 1 2 3 4 5 एसेट जितने भी बेचे, उसका कोई पैसा आया तो माइनस कर दो। सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, कुछ भी जो स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है माइनस कर दो। पर ये कह रहा है कि अगर ऊपर का टोटल मान लो 21 लाख है और आपको यहाँ 25 लाख रुपए एसेट बेच के आ रहे हैं, तो आप 25 माइनस नहीं करेंगे, 21 ही करेंगे। ब्लॉक जीरो हो जाएगा, ब्लॉक जीरो हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब आप कहोगे सर बाकी का 4 लाख, सर वो कैपिटल गेन है। 21 के बजाय 25 आ गए, 4 लाख कैपिटल गेन है। स्लम सेल की भी बातें हो रही हैं। पैसे माइनस करने के बाद डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी, जिसपे कहा जा रहा है कि बेटा आप अपना डेप्शन का रेट लगा के डेप्शन कंप्यूट कर लेना। ऐसी कहानी होती है सर ब्लॉक की। वैसे एडिशनल डेप्शन भी है, बहुत कुछ है। तो मैंने ना यहाँ थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आईसीआई टाइप ही तैयार करे हुए हैं। पहले मैं बिना एडिशनल डेप्शन के आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, या अगर आप इससे भी इजी चाहते हैं तो मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ बना देता हूँ, आप मेरे साथ लिख लेना। लिखें जी केस 1। आ जाओ बेटा जी। लिखो जी प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ABC। ऐसी इंफॉर्मेशन कई बार पेपर में नहीं भी दी होगी, तो हम मानेंगे कि मल्टीपल एसेट है। अब इसकी डब्ल्यूडीवी, इस ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी हमारे प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में 23 लाख रुपए, 23 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी है। फिर लिखो ड्यूरिंग द ईयर मशीन डी वाज परचेज ऑन 1/7/25, पुट टू यूज सेम डे, 7 लाख, 7 लाख में खरीदी। फिर ड्यूरिंग द ईयर मशीन बी वाज सोल्ड, डेट लिखनी है लिख लें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 16/11/25 ऐसा लिख दिया। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में बेच दी गई। आगे लिख दें कंप्यूट डेप्रिसिएशन, कंप्यूट डेप्शन। आओ सर फिर इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम भी सीख रहे हैं ना तो भी आपको समझ आ जाएगा कि बहुत बेसिक चल रहा है। यहाँ आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक, ये शुरू हो गया बेटा। यहाँ आपने लिखा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1425,
1425 की ओपनिंग WDV 23 लाख रुपए। अब ड्यूरिंग द ईयर एक शर्त होती है कि जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, वो फर्नीचर भी खरीद रहा है, बिल्डिंग भी खरीद रहा है, मशीन भी खरीद रहा है, बिल्डिंग अलग ब्लॉक, फर्नीचर अलग और प्लांट मशीन अलग, तो आप प्लांट मशीनरी के ब्लॉक में प्लांट मशीनरी ऐड करेंगे, वो भी वही जिसका रेट 15% हो। ध्यान से इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन हम ऐड करने लगे। वो नई मशीन हमारी है 7 लाख रुपए की, ये हमने ऐड कर दिया। नाउ दिस इज 30 लाख। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कभी भी इस ब्लॉक के किसी भी एसेट को बेचा या वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका कोई स्क्रैप आया, जो भी हुआ, वो जो भी पैसा आया वो माइनस होगा। तो जो मनी रिसीव्ड हुई है ऑन सेल ऑफ मशीन वो माइनस होगी। सर कितनी है? सर ये बताया गया 4 लाख रुपए। सर कहीं ये 4 लाख इस टोटल से ज्यादा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हो मुन्ना, 4 लाख 30 लाख से ज्यादा कैसे हो सकता है? अब आ गया 26 लाख रुपया। ठीक है। अब इस 26 लाख रुपए को लिखने से पहले हमें मेक श्योर करना होता है कि यहाँ पे एसेट्स होने चाहिए। मतलब ये ना हो कि हमने सब बेच दिया, देन द ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक खत्म हो जाएगा भाई अगर सब बेच दिया। पर हमने सब नहीं बेचा, हमारे पास एक दो तीन एसेट थे, फोर्थ आया, एक हमने बेचा, तो अभी भी तीन एसेट्स हैं। तो इसे हम WDV कहेंगे, WDV 31 मार्च 2026। इसमें से जब आप ईयर 25-26 की डेप माइनस कर दोगे, फिर ये ओपनिंग WDV अगले साल की बनेगा। MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूछे कि क्लोजिंग WDV क्या है तो आंसर इज दिस। अगर वो पूछे अगले साल की ओपनिंग WDV क्या है तो आंसर ये नहीं है। इसके बाद डेप्शन लगनी है तो आनी है वो, ध्यान रखना इन बातों का। अब डेप्शन क्लेम करते वक्त मतलब जो आप बिल्कुल PGBP से डरे हुए हैं, आपको कभी ये चैप्टर समझ नहीं आया, तो मैं थोड़ा स्लो रख रहा हूँ। डेप्शन ऐसे नहीं कि 26 लाख पे डेप्शन आपको ले ही लेनी है, आपको दो कंडीशनें यहाँ लिखनी है। लिखो जी, बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशनें पूरी करनी जरूरी हैं। WDV as on 31st of March, कंडीशन नंबर 1, WDV as on 31st of March शुड बी पॉजिटिव, जो कि यहाँ है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड बड़ा बड़ा करके लिखें, एंड दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी जरूरी है, एंड देयर मस्ट बी एसेट इन द ब्लॉक, देयर मस्ट बी ए एसेट इन द ब्लॉक। फिर आप हिम्मत कर सकते हैं डेप्शन की कि हाँ भाई यहाँ डेप्शन ले लेते हैं। कल बेटा एक कहानी आपने 180 दिन की भी सुनी थी कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट आया और पुट टू यूज हुआ, फुल डेप्शन के लिए उससे प्रूव करना पड़ेगा कि उसका पुट टू यूज 180 डेज और मोर के लिए था। हाँ जी, यस सर, ये तो यहाँ क्लियर है क्योंकि 17 को आया है, 31 मार्च 26 तक मेरी तो मोटिवेशन नहीं बन रही कि मैं दिन काउंट करूं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ साल के पहले 3 महीने ये नहीं था, अगले 9 महीने है, तो 180 से तो दिन काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब अब इन्होंने मेरे को टोटल 26 लाख पे डेप्शन देनी है, ये पहले सुन लो। इनके अकॉर्डिंग इस 26 लाख में से 7 लाख रुपया आपने नया लगाया, पर वो नया पैसा भी कह रहा है कि मैं 180 दिन से ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ आपको न्यू ओल्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली डेप्शन क्लेम करेंगे। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2025-26। आपने 26 लाख रुपया उठाया, न्यू ओल्ड में डिस्टिंग्विश करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने 15% लगा दिया, वैसे तो 3.9 ही होगा, मैं कर लेते हैं, नहीं तो कमेंटो वाली जनता कई बार गलतियां भी निकाल देती है। ऐसा भी है भाई। तो ये आपका ओपनिंग WDV आ जाएगा बेटा जी 1426 का। ऐसे चलता है जी इनकम टैक्स। इसमें ब्लॉक के एसेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जैसे हमने ये बेचा, अब वो लिखने लग जाए कि ये हमने 2017 में खरीदा था, कितने का खरीदा, वो सब बकवास देनी शुरू कर दे जो अकाउंट्स में यूज होती है। आपको मैंने क्या करना है, जितने पैसे आ रहे हैं वो बता, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता। जो आपको कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता वो बात भी कर लेंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट केस समझाया जिसमें न्यू एसेट था, 180 डेज से ज्यादा की यूसेज थी, इस वजह से उसका हाफ डेप्शन वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसी केस को एक्सटेंड करेंगे,
इसी को हम बनाएंगे केस 2, और वहां पे आपको वो हाफ डेप्शन वाला पंगा पहले सिखाएंगे। सपोज इन द अबव केस, सपोज इन द अबव केस, मशीन डी परचेज ऑन 1725, परचेज वही है, परचेज्ड ऑन 1725, was put to use, was put to use on 15/12/2025, एसेट 2025-26 में खरीदा गया। यस, बिल्कुल प्रूव हो रहा है सर, डेट ऑफ परचेज इसकी यहाँ आ रही है, पर पुट टू यूज 15/12/26 को हुआ है, यूसेज नेचुरल है 180 डेज से कम है। अब प्रॉब्लम आएगी, अब वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के दो हिस्से करेगा, कहेगा मैं पूरे पे फुल रेट नहीं लगने दूंगा, वो हमने सीखना है। तो आइए बेटा, एक बार फिर से थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। मैं यहाँ चाहूंगा कि मैं टाइम बचाऊं, आप पॉज करके दोबारा बना लो। यहाँ तक बेटे आपने दोबारा बना लेना, मैं इसी में ही आपको सिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो आप कॉपी साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा इस रिवीजन सीरीज की पूरी कॉपी मेंटेन हो। खास तौर पे उन बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ जिन्हें पीजीबीपी से डर लगता है, सारे डर खत्म कर देंगे बेटा, टाइम बहुत है अभी हमारे पास। तो होपफुली आपने पॉज करके यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक का सोल्यूशन सेम है, 26 लाख रुपए तक का सोल्यूशन सेम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने मशीन जहाँ खरीदी थी वहां पुट टू यूज नहीं की, टाइम ले लिया, और जो भी एसेट इस साल नया खरीदा जाएगा उसे मिनिमम 180 डेज के लिए पुट टू यूज करना होगा, नहीं तो फुल डेप्शन नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, इनकम टैक्स वाले इस 26 लाख को ऐसे देखते हैं, कहते भाई साहब 26 लाख में एक तो आपकी नया पैसा लगा, न्यू प्लांट मशीनरी पे पैसा लगा। हम कहते बात तो सच है, कितना लगा, 7 लाख रुपए। कहते बेटा वो आपने 180 डेज के लिए यूज नहीं किया, तो इस पे जो भी डेप्शन बनती है उसका हाफ ले लेना। बाकी याद रखना, अकाउंट्स वाली बातें ना करना कि ऊपर से इस 23 लाख से कुछ निकालने लग जो, नो नो, ऐसे नहीं करना। 26 इज द टोटल विच इज टू बी डेप्रिशिएटेड, 26 वो टोटल है जिसपे डेप्शन मिलेगी, जिसमें भाई 7 लाख रुपए नई मशीन के हैं, तो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है आपकी ओल्ड मशीन्स को, ओल्ड मशीन्स को बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना, 19 लाख, उस पे आपको फुल डेप्शन मिल जाएगी। तो अब सर आप लिखेंगे कैसे, सर यहाँ मैं डेप्शन में लिख दूंगा न्यू मशीन पहले, 7 लाख रुपए में दोबारा दिखाना चाहूंगा, यस 7 लाख पे 15% होना है, बट इस पे मिलेगा हाफ, क्योंकि इट वाज नॉट पुट टू यूज फॉर दी फुल ईयर। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आया जी कुछ 52,500 का डेप्शन, न्यू मशीन का आपका डेप्शन आ चुका है 52,500 का, दर्शन कर सकते हैं। अब ऑन बैलेंस, बैलेंस सर 26 लाख में से 7 लाख यहाँ चला गया, तो अब बचा है जी 19 लाख रुपया, इस पे 15% डेप्शन आपको मिलेगी। नीचे भी हमने ये बात क्लियर की हुई है, 15% डेप्शन 19 पे मिलेगी, क्योंकि ये पुराना है, पिछले साल से इसकी यूसेज हुई होगी। तो दिस इज 285, 285 प्लस 52,500, 2,85,000 प्लस 52,500, तो आपकी डेप्रिसिएशन में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है पहले केस के मुकाबले। याद रखें ये 180 डे की कंडीशन सिर्फ तभी लागू होगी अगर आपने एसेट को इस साल खरीदा, अगर आपने पिछले साल खरीदा था, पुट टू यूज किया इस साल, चाहे 1 डे के लिए कर दो, मैं न्यू ओल्ड नहीं कराऊंगा, फुल डेप्शन दे दूंगा। 26 लाख में से इस वैल्यू को माइनस करने के बाद आपकी जो ओपनिंग वैल्यू, अगले साल की ओपनिंग वैल्यू बोलना चाहिए 2262,500 बचती है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर्स आपको समझाए गए हैं कि कैसे न्यू ओल्ड के पंगे होते हैं भाई, इन चीज़ों को कैसे संभालना। अब सर मेरे पास क्वेश्चंस और भी तैयार हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी वहाँ लिख के बैठा हूँ मैं, थोड़ी तैयारी आगे की कर रखी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए सर, ऐसा होता है कि एडिशनल डेप्शन का भी पंगा बहुत है, और ये डिफॉल्ट रिजीम, ऑप्ट आउट, ये सब कलेश भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के होता है, और ये अक्सर हर बार आपके पेपर का पार्ट बनती है। तो हम इसमें जाने लगे हैं। हमारे पास एडिशनल डेप्शन का पैरा 214 नंबर पेज पे, 214 पेज पे स्टडी मैट में दिया हुआ। सर थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड दे देते हैं। किसी जमाने में जो जनरल रेट है डेप्रिसिएशन का प्लांट मशीनरी का, वो 25% होता था, मतलब जो आज 15 है वो 25 होता था। हाँ, हम उस जमाने से पढ़ा रहे हैं,
बस यूट्यूब पे हमारे दर्शन थोड़े कम हुए हैं दुनिया को, समझ रहे हो? ठीक, चलो कोई नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 25 के बजाय उसे 15 कर दिया, और साथ में कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मैं फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्शन भी दे दिया करूंगा। कारण दिए कि इंडिया का मैन्युफैक्चरर कुछ कर नहीं रहा है, चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो हम उसे इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई आप अगर तो सुस्तर रहोगे तो 15% डेप्शन मिलनी है, अगर आप नई मशीन लाओगे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे तो उस पर और 10 मिलेगी। इस तरह एडिशनल डेप्शन किसी जमाने में आई थी, फिर जमाना अब चेंज होता गया, पर ये एडिशनल डेप्शन बंद नहीं हुई, बस रिजीम्स के कारण दिक्कत है। अब वो कहता है इन केस ऑफ सेसी, एक ऐसा सेसी जो एक्साइज करता है ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट, मतलब जो स्लो रेट पे टैक्स लगता है ना, वो वाली स्लैब 4 लाख वाली, उससे आप निकल गए हैं, आपने ऑप्ट आउट कर लिया जिसे हम कहते हैं, और आप कहते हो जी मैं तो ऑप्शनल रिजीम या रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स देना चाहता हूँ। ऑप्ट आउट करेंगे तो एडिशनल डेप्शन मिलेगी, ये पहले लिख लें, ऑप्ट आउट करेंगे तो एडिशनल डेप्शन मिलेगी। एडिशनल डेप्शन इज अलाउड ऑन एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी other than ships and aircrafts acquired and installed by SAC engaged in the business of manufacturing। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेनी है आपने, न्यू ध्यान से, सेकंड हैंड नहीं। ये इसमें शिप एयरक्राफ्ट ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन खरीदनी है, फिर आपने उसे यूज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग में, वो आप समझ पा रहे हो। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें और भी ऐड हुई हैं, या आपका बिजनेस है पावर सेक्टर से जुड़ता, बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप मैन्युफैक्चरर हैं या पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, या पावर के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, ऐसे में आपका चांस है कि आपने न्यू मशीन खरीदी है, उस पर आपको एडिशनल डेप्शन मिल जाएगी। क्या रेट रहेगा? 20%। सर ये वन टाइम होती है, ये नहीं है कि हर साल 20% और मिलेगा। हाँ, पहले साल आपने न्यू मशीन खरीदी बट 180 डेज से कम यूज की, पुट टू यूज 180 से कम हुआ, तो ये आपकी एडिशनल डेप्शन को भी आधा कर देंगे। कितने परसेंट कर देंगे? 10%। और बाकी बचा हुआ आपको अगले साल में अलाउ कर देंगे। डिटेल में आप पढ़ेंगे, मैंने समझा दिया, मतलब समझ रहे हैं भी। शेल बी अलाउड इन द सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, अगर वहां भी आप ऑप्ट आउट करके बैठेंगे, वहां डिफॉल्ट में चले गए, तो हाथ जुड़वा लो, डिफॉल्ट वाले को एडिशनल डेप्शन नहीं मिलती होती, एडिशनल डेप्शन नहीं मिलती होती। अब कुछ प्लांट एंड मशीनरीज जो एडिशनल डेप्शन के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेंगी, उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, पर नीचे लिखी हुई प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डेप्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। नंबर 1, सच एडिशनल डेप्शन विल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी which before its installation by SSC was used within or outside India by any other person। इसका मतलब सेकेंड हैंड मशीन अगर आप ले आओगे तो एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगी। बहुत ध्यान से, आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगी, चाहे उसका पुराना मालिक इंडिया का हो चाहे फॉरेन का हो, मतलब फॉरेन से भी सेकेंड हैंड मशीनें इंडिया में आती हैं, उसको भी सेकेंड हैंड ही मानना है, एडिशनल डेप्शन नहीं देनी। आप कहोगे हाँ जी सर इसमें क्या है, हमारे इंडिया में किसी ने यूज की हुई है तो सेकंड हैंड ही, बाहर के बंदे ने यूज किया तो। सर आगे सेक्शन बैठा है जिसमें फॉरेन की सेकंड हैंड को हम न्यू मानते हैं, तो ध्यान रखना अपना। तभी इतना लिखा है यहाँ। तो सेकंड हैंड मशीन पे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगी, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं। अगली मशीन जिस पे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलेगी, अगर प्लांट मशीनरी इंस्टॉल हो जाती है ऑफिस में, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में जैसे स्टाफ क्वार्टर्स, गेस्ट हाउसेस में, इसकी एडिशनल डेप्शन नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी बेटा। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इनकी एडिशनल डेप्शन नहीं हो पाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स, ट्रक, गाड़ी जो भी खरीदोगे भाई, एडिशनल डेप्शन नहीं हो पाएगी। फिर लिख के आया, एनी मशीनरी और प्लांट जिसकी पूरी कॉस्ट वैसे अलाउड है डिडक्शन की तरह, मतलब जिसकी फुल कॉस्ट की डिडक्शन वैसे ही दी जा रही है, चाहे बाय द वे ऑफ डेप्शन और अदरवाइज। अब मैं यहां समझाता हूँ। सर किसी जमाने में निर्मला ताई से पहले, निर्मला ताई आप समझते हैं, 100% डेप्रिसिएशन रेट भी था हमारे पास, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में मिल जाता था।
तो वहां ये समझाया जाता था कि अगर मशीन का वैसे ही 100% डेप्शन रेट है, नॉर्मल डेप्शन रेट ही उसका 100% है, तो उस पर एडिशनल नहीं मिलेगी। फिर साथ में ये भी समझाया जाता है कि एक तो डेप्शन के तौर पे डिडक्शन मिल रही है 100%, तो एडिशनल नहीं मिलनी, या और अदरवाइज भी मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे आपने सेक्शन 35 करना है मेरे साथ रिवीजन सीरीज में, साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है। वहां अगर आप मशीन खरीदते हैं तो उसकी ये 100% डिडक्शन दे देते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी मशीन जिसपे 100% डिडक्शन पूरी मिल चुकी है, एडिशनल डिडक्शन कभी नहीं मिलेगी, याद रखना। तो ये सारी चीजें बैंड आइटम्स हैं एडिशनल डिडक्शन के लिए, चाहे बंदा मैन्युफैक्चरर हो। याद रखना, ट्रेडर को, सर्विस प्रोवाइडर को तो हमने देनी नहीं है ये डिडक्शन, मैन्युफैक्चरर को देनी है। तो मैन्युफैक्चरर कहेगा मैंने मशीन खरीद ली, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता हूँ पर सेकंड हैंड है, ना देना। मैंने मशीन खरीदी है, मैंने ऑफिस में लगवा दी, मैंने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में लगा दी, ना देना। मैंने गाड़ियां खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, ना देना। ऐसी मशीन खरीद ली जो रिसर्च में यूज कर रहा हूँ, 100% डिडक्शन ले चुका हूँ, एडिशनल डिडक्शन ना देना। फिर एक सर्कुलर है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बहुत पेंडिंग डिमांड थी कि भाई क्लियर करो कि हम एडिशनल डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जीएसटी में भी आप प्रिंटिंग के बारे में बहुत पढ़ते हैं, दोनों व्यूज हैं। सप्लाई और सर्विस भी माना जाता है किसी सिचुएशन में, सप्लाई और गुड्स भी माना जाता है। थोड़ा डाइसी था, बट सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया 2016 में कि बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग भी मैन्युफैक्चरिंग है। इस वजह से अगर इस धंधे में भी नई प्लांट मशीनरी आएगी, उस पर एडिशनल डेप्शन 32(1)(2)A में मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर से वही बात कि एडिशनल डेप्शन सिर्फ तभी होगी अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया है। अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एडिशनल डेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। इस लेक्चर में इतना ही। कल जो सम होने हैं वो हमने वो ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में एडिशनल डेप्शन को भी डालना है, तो आपने थोड़ी प्रैक्टिस करके बैठना। डन।